नमस्कार। आज खास मुलाकात की कड़ी में हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 24 तो यहाँ से जो सरपंच पद पे हैं श्रीमान मोटन दास जी नायक। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से जो आपका ये राजनीतिक कार्यकाल है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और मुख्य रूप से जो आपकी पंचायत की है वो समस्याएं क्या क्या है, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तुम्हारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका मेरी और पूरी पंचायत की ओर से आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपने दर्शकों को जिस प्रकार से जो आपका राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में अवगत करें। मेरा राजनीतिक जो कैरियर है वो 1995 से शुरू हुआ था और मैंने फर्स्ट में चुनाव जो है 1995 में पंचायत समिति डायरेक्टर का चुनाव लड़ा था, निर्दलीय के रूप में था और उसमें लोगों ने मुझे भरपूर समर्थन दिया और 2005 तक मैं इसी ग्राम पंचायत पूरी का नई मंडी गरसाना का मैं सरपंच रहा और अब 2020 को मैंने सामान्य सीट से चुनाव जीत करके मैंने अपनी राजनीतिक शुरू है। ये मेरा मूलतः राजनीतिक कैरियर रहा है और अनुभवी लोगों से मुझे आज भी प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा मैं लेता भी रहूँगा। बिल्कुल सरपंच साहब, क्योंकि हमने भी देखा है कि जिस प्रकार से जो लोगों का जुड़ाव है वो शुरुआत से भी आपके साथ काफ़ी अच्छे बना हुआ है और आपने भी जो यहाँ के जो विकास कार्य हैं उनको भी काफ़ी गति दी है। तो मुख्य रूप से अगर अपने बात करें तो जो आपके पंचायत है, ग्राम पंचायत, उसमें समस्याएं क्या क्या है अभी तक? सर देखिए कि ग्राम पंचायत के आम लोगों में समस्या तो लगातार निरंतर चलती रहती है और उनका समय समय पर उनकी प्राथमिकता के अनुसार उनका निजात भी हो रहा है, उनका समाधान भी हो रहा है। लेकिन समस्याएं तो निरंतर चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ हमारी ग्राम पंचायत की मूल जो समस्या है आज के समय में वो ये मंडी विकास समिति की जगह है, जिस पर हम करीबन 4000 के लगभग लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। बीपीएल और गरीब लोग, मजदूर लोग निवास कर रहे हैं, भूमिहीन लोग निवास कर रहे हैं, जिनके पास इस जगह के रहने के लिए कोई भी राजस्थान के अंदर कोई जगह नहीं है और ये मंडी विकास समिति के अधीन क्षेत्र है। तो मेरा ये प्रयास पिछले कार्यकाल में रहा और अभी भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं इस मंडी विकास समिति की जो जगह है इसको, राज्य सरकार से भी हम लगातार इसके संपर्क में हैं और हमें पूरी आशा है कि राज्य सरकार इस पर विचाराधीन मामला है और वो विचार भी कर रही है कि ये ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दी जाए ताकि ग्राम पंचायत जो है इन लोगों को स्थायी रहने के लिए जगह दे सके। ये हमारी मूल समस्या है और हम इस पर प्रयास में भी हैं और हमें आशा भी है कि ये राजस्थान की सरकार इस पर डिसीजन जल्दी लेकर के लोगों को निजात देगी और लोगों को रहने के लिए स्थायी आवास देगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस प्रकार से जो भी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी जब तक यहाँ की जो जनता है उनको जो आवासीय पट्टे वगैरह जारी नहीं किए जा सकते, तो कहीं ना कहीं उन जो वो सुविधाएं उनसे भी लोग वंचित हैं। बिल्कुल सही है। सरकार की जो एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो मेन योजना है, जिसमें हर व्यक्ति, गरीब आदमी अपनी एक आशा रखता है कि सरकार की इस योजना के तहत मुझे रहने के लिए एक आवास बनेगा और मैं अपने जीवन यापन करूंगा। तो इस क्षेत्र के मेरी पंचायत में ये मंडी विकास समिति की जगह होने के कारण इनके हम नियमन नहीं कर सकते, इनके पट्टे जारी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ के लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है, जो कि सरकार की मूल एक अच्छी स्कीम है, उससे हम वंचित हैं। ये हमारे इस इलाके के लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है और हम इसमें प्रयासरत भी हैं और लगातार हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमपीज़ हैं और एमएलए हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम संपर्क में भी हैं और सरकार के इसमें अवगत भी करवा रहे हैं लगातार, ताकि ये समस्या का निजात मिलने के बाद में लोगों को स्थायी रहने के लिए आवास मिल सके। बिल्कुल सर, एक अपने बात करते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से असुविधाएं तो आप बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो आपके कार्यकाल के अंदर मुख्य रूप से जो विकास की गति है वो किस प्रकार से रही है, या जो की बार जो विकास प्रभावित हुआ है उसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, इस कार्यकाल के अंदर
जो ही मार्च के अंदर इस इलाके के अंदर जो चुनाव हुए, चुनाव होते ही कोरोना का समय आ गया। कोरोना के अंदर जो है पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व की जो स्थिति है वो डगमगा गई। और उसमें जो हम इच्छा लेकर आए थे लोगों के, जो हमने लोगों से वादे किए थे, उससे हम आज तक पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से लगातार इन बीमारियों से लोगों के बीच में उनकी सेवा में रहे। सरकार का भी ध्यान उस कोरोना पर रहा है और विकास की गति उसमें धीमी पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हम लगातार निरंतर इस प्रयास में है कि लोगों की समस्या का निजात समय पर दिलवाएंगे, और सरकार भी इस पर चिंतित है कि लोगों के जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए। जी। एक सर मुख्य रूप से बात करते हैं अपने जिस प्रकार से, क्योंकि जो आपकी ग्राम पंचायत है 2480, ये एक बिल्कुल शहरी क्षेत्र की है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से रोजगार वगैरह की जो लोगों को सुविधा है, तो उनका लाभ किस प्रकार से मिल रहा है या क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखो, सरकार की जो नरेगा की जो योजना है उसके अंदर नरेगा में लेबर चल रही है, और लगातार पंचायत में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें भी इन लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये तो निरंतर नरेगा का ही रोज़गार है मूलतः, और कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये एग्रीकल्चर डिपेंडेंट एरिया है। और जहाँ अब की परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है कि अच्छी बरसात हुई है और लोगों की एग्रीकल्चर में अंदर अच्छी फसल होगी, और लोगों की ये आशा भी है। इसलिए इस इलाके में बरसात के कारण लोगों का जीवन जो है अब की बार खुशहाल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। एक सर मुख्य रूप से बात करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी ग्राम पंचायत है, इसमें अपने शिक्षा का स्तर है, तो क्या स्तर है और क्या सुधार आना चाहिए उसमें? देखिए, सबसे बात तो ये है कि यहाँ इस इलाके के अंदर मूल जो शिक्षा की जो समस्या है वो है यहाँ कॉलेज की। नज़दीक नज़दीक में यहाँ कॉलेज नहीं होने के कारण शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है कि जो संपन्न लोग हैं वो तो उनके जो बच्चे हैं बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। और इसलिए सरकार से भी लगातार ये मांग चल रही है, और छात्र संघ के द्वारा भी बार बार ये मांग उठाई जा रही है कि इस इलाके के अंदर एक कॉलेज की व्यवस्था हो, ताकि यहाँ गरीब मध्य वर्ग के लोग जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। और बाकी देखो, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल भी मेरी ग्राम पंचायत में अभी खुला है, उसमें पढ़ाई चल रही है, और सीनियर स्कूल तक की भी यहाँ है व्यवस्था, लेकिन कॉलेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण सारी शिक्षा में गड़बड़ आ रही है। बिल्कुल, कहीं न कहीं, क्योंकि जिस प्रकार से जो राज्य के महाविद्यालय है वो होना आवश्यक है, क्योंकि प्राय निजी महाविद्यालय तो काफ़ी यहाँ पे है, लेकिन जो राज्य के महाविद्यालय है उसका होना काफ़ी कंपल्सरी है, क्योंकि ये अपना जिला हेडक्वार्टर से भी अंतिम छोर पे है। तो सर अपने बात करते हैं पेयजल की सुविधाओं की। तो यहाँ की ग्राम पंचायत की जनता को जो पेयजल की सुविधा है उसका लाभ किस प्रकार से मिल रहा है या कहाँ लोग अभी तक वंचित हैं? पेयजल की सुविधा जो है ये हमारे पीएचडी के अंदर अर्बन की स्कीम है, और अर्बन की स्कीम होने के नाते जो यहाँ जो व्यवस्था जो मिलनी चाहिए थी वो हालांकि नहीं मिल रही है, क्योंकि ये अर्बन की स्कीम के अंदर पूरी पिछले दिनों में सरकार ने अच्छा बजट दे करके पीएचडी के अंदर जो डिग्रियों का और का चैनलों का अच्छा सुधार किया है, लेकिन जैसा जितना होना चाहिए था वैसा नहीं है। ये व्यवस्था बिगड़ी हुई तो है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके उनको कर रहे हैं, और हमारी लगातार पीएचडी से भी अभियांत्रिक विभाग से भी ये मांग रहती है कि आप इस व्यवस्था को सुधारें। और इसलिए अभी जो ये जल जीवन मिशन की योजना जो आई है उसमें सरकार की जो अच्छी योजना है उसके तहत हमें लोगों को भी आशा भी है कि हम की बात पेयजल की जो व्यवस्था वो सुधरेगी। बिल्कुल। कहीं न कहीं सरपंच साहब एक अपने बात करते हैं, जिस प्रकार से राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की काफ़ी लोक कल्याणकारी योजनाएँ हैं, तो उनका लाभ है जो लोगों को पूर्ण रूप से धरातल तक नहीं पहुँच पाता, तो इसका मुख्य कारण क्या है? जो सरकार की जो योजनाएं अच्छी है, लेकिन इसके अंदर जो प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया है। आज मान लो शुभ शक्ति योजना जो है बहुत अच्छी योजना है श्रमिक विभाग की, उसके अंदर उन्होंने 18 साल की बच्ची हो और 8वीं पास हो उसको सरकार 55,000 रुपये दे रही है, लेकिन
वो गरीब जो आदमी है, अनपढ़ जो परिवार है, जिनको वो पात्र लोग हैं, वो उससे वंचित है। कारण ये है कि उसके अंदर सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दी कि जो गजटेड अधिकारी है उसको वेरीफाई करेगा, उसकी आईडी लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गजटेड अधिकारी गरीब आदमी को इस रिपोर्ट से बहुत परेशानी हो रही है। दूसरा कि सरकार ने ये योजना तो चालू कर दी, लेकिन 5-5 साल से ये पेंडिंग पड़े हैं। आज भी उसका भौतिक सत्यापन हो रहा है, सत्यापन पर सत्यापन, सत्यापन पर सत्यापन, लेकिन उसको आज तक योजना का लाभ नहीं मिला है। ये इसमें श्रमिक विभाग की ओर से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और वो गरीब आदमी उस 55,000 रुपये की सोच के कारण अपनी बच्चियों की शादी भी कर दी है, लोगों से कर्जा लेकर के शादी की है, ब्याज पर उसका पैसा चल रहा है कि 55,000 रुपये आएंगे, लेकिन आज तक उनको 55,000 रुपये नहीं मिले। 5 साल से उनका भौतिक सत्यापन पर ही चल रहा है। वो इस योजना का लोगों को अभी तक कोई ऐसा लाभ नहीं मिला है। आज जो बरसात का मौसम है, आज बरसात के मौसम के अंदर जो गरीब जो लोग हैं, जिनके कच्चे मकान थे, वो गिर गए। लेकिन इसमें भी एक जटिल प्रक्रिया है कि सबसे पहले सरकार कहती है उसके पट्टा होना जरूरी है। अब जो लोग बैठे हैं, जिनके पास पट्टे नहीं है, उनके मकान गिर गए, वो लोग वंचित हो गए। दूसरा उसमें ये है कि जिसके मकान गिरे उसमें पहले एफआईआर दर्ज हो पुलिस में। गरीब आदमी एफआईआर दर्ज कराना बहुत मुश्किल है। और फिर उस व्यक्ति की जिसके मकान गिरे उसके एसएसओ आईडी हो, एसएसओ आईडी से पटवारी के एसएसओ आईडी पर उनका ट्रांसफ़र हो, फिर तहसीलदार, तहसीलदार के बाद कलेक्टर, कलेक्टर के बाद में राज्य सरकार के। ये एक लंबी प्रक्रिया है। और लंबी प्रक्रिया होने के कारण फिर उसका राज्य सरकार से एक टीम गठित होकर के उसका सत्यापन करती है। अब बताओ उसका 2 साल के बाद में जब सत्यापन होगा तो वो कहाँ मकान रहेगा, कहाँ चारदीवारी रहेगी। वो आदमी इस प्रक्रिया से गुजरना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। और इसलिए मेरा सरकार से भी ये निवेदन है कि इस गाइडलाइन में संशोधित करते हुए तुरंत एसडीएम लेवल पर या तहसीलदार लेवल पर ये पावर होनी चाहिए कि तुरंत प्रभाव से वो उसका मौका मुआयना करके और उन गरीब आदमी को सहायता दी जाए। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जिस प्रकार से अपने बात करते हैं, आपकी ग्राम पंचायत की जनता ने आपका भरपूर सहयोग किया और इस पद पे आपको विराजमान हैं आज। तो आप अपनी पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से इस मेरी पंचायत और पूरे भारतवासी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। अमृत महोत्सव जो ये अब की बार जो सरकार ने जो दिवस मनाने का जो कार्यक्रम तय किया है, वो एक अलग से कार्यक्रम है। क्योंकि घर घर तिरंगा ये जो है सरकार का जो गाइडलाइन हुई है, इससे आम लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था। क्योंकि पहले आम लोगों को ये, कुछ लोगों को पता ही नहीं था, अनपढ़ परिवार काफ़ी लोग ऐसे बैठे उनको पता ही नहीं स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कोई 26 तारीख को कोई कहते थे कि आज स्वतंत्रता दिवस है, कोई 15 तारीख को कह देता आज गणतंत्र दिवस है। तो अब की बार सरकार ने जो ये अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम शुरू करके घर घर तिरंगा लगाने का जो कार्यक्रम किया है, ये बहुत अच्छा संदेश है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये निर्देश गाइडलाइन जारी किए है, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आम लोगों को आज 15 अगस्त के बारे में इस बात का पता चलेगा और राष्ट्रीय ध्वज की जो मान सम्मान के बारे में उन लोगों को ज्ञान होगा। और इसमें पुनः आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस स्वतंत्रता दिवस की। इसके साथ आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।